हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट होने जा रहा है। डीएलएड सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट है आपका हिंदी। ठीक है, जैसा कि मैं आप सभी को पहले से ही अवगत करा चुकी हूँ कि मैंने सिलेबस प्लस बाकी की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी हैं। चैप्टर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे आ जाइए और जल्दी से हो जाइए कनेक्ट। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग हमारे चैप्टर हैं, हिंदी में सारे ही समझने के चैप्टर हैं बिल्कुल। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रेक्टिफिकेशन है या फिर आपका कोई ऐसा सेगमेंट हो कि भाई आपको नया हो आपके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपका पहले से पढ़ा हुआ ही है। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग। चलिए फिर चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। हमारा चैप्टर है आज का स्तरानुकूल, यानी कि लेवल के अकॉर्डिंग गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों और समान ध्वनियों को समझना। ठीक है, इसके क्या उद्देश्य हैं? अब देखो, बच्चों में भाषा की समझ विकसित करना सबसे पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा है गद्य और पद्य में अंतर कर पाना। आपने देखा होगा गद्य और पद्य में काफ़ी अंतर होता है। पद्य जो होते हैं आपके दोहा, जैसे कि दोहा होते हैं, वो रस छंद अलंकार से बिल्कुल परिपूर्ण होते हैं, जबकि गद्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है। नेक्स्ट है फिर गद्य पद्य में आए शब्दों वाक्यांश को समझते हुए पढ़ना, शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह अवरोह, विराम चिन्हों को ध्यान रखते हुए पढ़ना और समान ध्वनियों वाले शब्दों को समझना। तो ये सारे हमारे उद्देश्य हैं बच्चों को वाक्यांश और विराम चिन्ह या फिर समान ध्वनियों को समझाने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखिए सहायक सामग्री क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है कक्षा के सामान्य उपकरण, जैसे कि चित्र कार्ड, शब्द कार्ड, वाक्य पट्टियाँ, छोटी छोटी पट्टिकाओं पर लिखे गद्य पद्य, कक्षा की पाठ्य पुस्तक में आए गद्य पद्य के पाठ, चार्ट, मॉडल, आदर्श वीडियो आदि। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फिर तरीका क्या है उसको यूज़ करने का। अब देखिए उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो देख लेते हैं। परस्पर बातचीत करते हुए, किसी कविता या गद्य खंड का उचित आरोह अवरोह और उचित विराम का पालन करते हुए सस्वर या आदर्श वाचन करके। ठीक है, दूसरा है गद्य पद्य को बच्चों द्वारा अनुकरण वाचन कराकर, कुछ कविता और गद्य का भाग ऑडियो दिखाकर और आदर्श दृष्टांत उपस्थित कराकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं हमें बच्चों को विराम चिन्ह से और ये बताना कि कहाँ पर कितना विराम लेना है उनको। ठीक है, उनसे अवगत कराने की। नेक्स्ट है फिर बच्चों का मन मस्तिष्क अत्यंत कोमल होता है, उन पर किसी भी बात का प्रभाव बड़ी शीघ्रता से पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों की समझ बच्चों में विकसित कर रहे हों, तो हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए वो कौन कौन सी बातें हैं। भाषा में सरल मधुरता हो, दूसरा ध्वनियाँ स्पष्ट हों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो, शब्दों और वाक्यों में विराम चिन्हों को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों का उच्चारण करते समय स्वर, उनके उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाए, कहाँ पर कितना उतार चढ़ाव लेना है। नेक्स्ट है फिर भाषा का उच्चारण करते समय ये ध्यान दिया जाए कि लोक भाषा के उच्चारण का प्रभाव ना पड़ने पाए। नेक्स्ट है इस प्रकार सावधानियों को अपनाकर हम बच्चों के बीच ध्वनियों के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं और शब्दों और वाक्यों के शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित कराने के साथ साथ उनके अर्थ और भाव की समझ विकसित कराने में सफल हो पाएंगे। तो ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों की समझ विकसित करने की दिशा में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी असहज परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि कुछ बच्चे बोलने में संकोच करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप उन्हें उच्चारण करा रहे हैं तो कुछ बच्चे बोलने में संकोच करते हैं, है ना। नेक्स्ट है कुछ बच्चे बोलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अब देखिए ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में उनके संकोच की परिवेशीय संदर्भ परिस्थिति घटनाओं की मदद से औपचारिक अनौपचारिक संवाद के माध्यम से संकोच या फिर अप्रत्याशित भय को दूर कर सकते हैं।
इसी प्रकार बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने पढ़ने का अवसर देना चाहिए, जिससे उनमें धीरे धीरे साहस और स्वावलंबन का विकास हो सके। यदि हम शिक्षक स्वयं गद्य और पद्य के वाचन, उचित अवरोह आरोह और उचित विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक दृष्टांत उपस्थित करते हैं तथा उन्हें ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों के बार बार सुनने का अवसर देते हैं, तो इससे क्या होता है, संभव है कि हम ध्वनियों के मौलिक अंतर की समझ विकसित करने के साथ साथ शब्दों और वाक्यों को भी उचित विराम और उच्चारण, शुद्ध उच्चारण का कौशल विकसित करने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कर्तव्य आपका ये है एज अ भावी टीचर होने के नाते कि आपको पहले खुद वाचन करना है किसी भी चीज़ का, फिर अगर आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली आपका अनुकरण करके शुद्ध उच्चारण ही करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कुछ क्रियाकलाप भी अपना सकते हैं। क्रियाकलाप है जैसे कि वर्णमाला खेल। इस गतिविधि में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में ध्वनियों और उनके बीच स्पष्ट अंतर की समझ विकसित करने में मदद ले सकते हैं। बच्चों को गोल घेरे में बिठा दें, स्वयं व्रत के नीचे बैठ सकते हैं, व्रत के बीच में ऐसे गोल घेरा बन गया, उसके बीच में आप खुद बैठ जाएं। ठीक है, शिक्षक एक वर्ण की ध्वनि को उच्चारित करें और बच्चे उसे सुनकर फिर से वो भी उसे ही उच्चारित करें। अगर सभी बच्चे ध्वनियों को उच्चारित कर लेते हैं तो फिर ताली बजवाएं और दूसरा वर्ण उच्चारित करें। लेकिन जो बच्चा या बच्चे उस ध्वनि को ठीक ठीक उच्चारित नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें व्रत के बीच में बिठाकर उच्चारित कराएं। ठीक है, और शुद्ध उच्चारण के बाद फिर तालियां बजवाएं। इसी प्रकार अन्य वर्णों की ध्वनियों के साथ भी किया जाए। इस क्रियाकलाप को वर्ण कार्ड दिखाकर भी कराया जा सकता है और प्रारंभिक चरणों में अमात्रिक अक्षरों जैसे कि वर्णों को लें और बाद में मात्रिक वर्णों या फिर अक्षरों को लें। तो ये कार्य जो है वो शब्दों के साथ भी किया जा सकता है। शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों का चुनाव अगर परिवेशीय और सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले हों तो कौशल विकसित करने में अधिक मदद मिलेगी। अगर आप ऐसे वाक्य या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं तो उससे बच्चों को और ज़्यादा सीखने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक व्यवहार में आने वाले वाक्यों को भाव और संदर्भ के अनुकूल समझते हुए बोलने का अभ्यास कराया जाना चाहिए या फिर बोलने का कार्य कराना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसमें आप मूल्यांकन खुद पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट है फिर विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से तो आप सभी परिचित हैं। अब देखिए विराम चिन्ह आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है, शुरू से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसमें पठन और लेखक में विराम चिन्हों का सार्थक और सटीक प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब उनकी बारीकियों से और सूक्ष्म ज्ञान से हम लोग परिचित हों। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं, व्यायाम द्वारा, छोटे छोटे वाक्यों द्वारा या फिर चर्चा द्वारा। अब देखिए इसमें इन शिक्षण विधियों के आधार पर यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों का विशेष विवरण दिया जा रहा है जो साधारणतः अधिक प्रयोग में आते हैं। सबसे पहला है व्याख्यान विधि। इसमें शिक्षण प्रत्येक विराम चिन्ह को विस्तार से समझाइए। आप लोगों को क्या करना है, जैसे एज आप प्राइमरी टीचर पढ़ाने जाते हैं तो आपको विराम चिन्ह को विस्तार से समझाना है। बीच बीच में जैसी ज़रूरत हो वैसा ही उदाहरण देते चलें आप। जैसे कि यहाँ पर है पूर्ण विराम। सबसे पहला पूर्ण विराम आपको पता भी है कि जहाँ पर हमारा वाक्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि भारत हमारा देश है, आज मेरा जन्मदिन है, छोटे बच्चे सभी को प्यारे होते हैं। अब पूर्ण विराम से संबंधित अन्य जानकारियाँ हैं। ठीक है, विशेष रूप से इनको ज़रूर पढ़िए आप लोग। चलिए बता देते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आई होप कि कोई भी बोर नहीं हो रहा होगा इस टाइम पे। देखिए इसमें उच्चारण करते समय पूर्ण विराम की जगह कुछ पल ठहर कर फिर अगले शब्द को बोलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई वाक्य कंप्लीट हुआ और हमने वहाँ पर विराम नहीं लिया तो क्या होगा, त्रुटि मानी जाएगी। ठीक है, गलती मानी जाएगी। नेक्स्ट है फिर सेकंड पॉइंट, पद्य में जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों की पहली अर्धाली। अर्धाली क्या होती है, देखो मैं वाक्य से बताती हूँ आपको। जैसे कि ये है, राम नाम सुंदर करतारी,
ठीक है। तो यहाँ पर एक पूर्ण विराम आएगा, संचय विहग उड़ावनहारी, तो यहाँ पर डबल पूर्ण विराम का यूज़ होगा। ठीक है, यही कह रहा है कि छंदों की पहली अर्धाली के बाद एक पूर्ण विराम और दूसरी अर्धाली के बाद 2 पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जैसे कि तुमने बताया नहीं कि तुम किसी कक्षा में हो, तुम किसी नहीं किस कक्षा में हो। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पूर्ण विराम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फिर अल्प विराम। अल्प विराम से वैसे तो आप लोग सभी परिचित हैं कि जहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना होता है वहाँ पर हम अल्प विराम का यूज़ करते हैं, लेकिन इससे संबंधित कुछ और विशेष बातें हैं, जैसे कि अभी हमने पूर्ण विराम के बारे में पढ़ी, उनको जान लेते हैं। देखिए, वाक्य में आए 2 या 2 से अधिक समानपदी। समानपदी मतलब जैसे कि किसी का नाम आ रहा है, ठीक है, सुनील, मोहित, राहुल, या फिर शहरों के नाम आ रहे हैं, मेरठ, दिल्ली, कोलकाता, इस ठीक है, हाँ, शहर या देश के नाम आ रहे हैं तो उनके बीच में हम कोमा का यूज़ करेंगे। दूसरा है फिर जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए, जैसे कि सुनो सुनो, वह गीत गुनगुना रही है, या फिर ऐसे रुको रुको मैं आया, तो यहाँ पर भी रुको रुको की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वहाँ पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट है फिर थर्ड पॉइंट आपका, यदि वाक्य के बीच में इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि आदि अव्ययों का यूज़ होता है तो इसके पहले भी आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं आपका काम अवश्य करता किंतु मैं बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में यह, वह, तब, तो आदि शब्द लुप्त हो तो वहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है, जब करनी है कर डालो, जबकि यहाँ पे लुप्त क्या हो गया है, जब करना ही है तो कर डालो, या फिर जब करना ही है तब कर डालो। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फिर उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह होता है जो इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट होता है, तो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करने से पहले भी हमें हमेशा अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है फिर महीने की तारीख और सन को अलग करने के लिए, जैसे आपने लिखा 15 अगस्त सन 1947, ठीक है, या फिर 16 अप्रैल सन 1998। तो इस तरीके से आप महीने को और सन को अलग अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग अवश्य करेंगे। नेक्स्ट है फिर संबोधन शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, उसके बाद और अंत में हो, तो उससे पहले भी, जैसे कि संबोधन मतलब जब हम किसी को संबोधित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बच्चों ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर हम बच्चों को कह के अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, ये है ना। जैसे कि मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मोदी जी बोलते हैं भाइयों बहनों, ठीक है, तो उसके बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, छोटे छोटे वाक्यों द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, विराम चिन्ह समझा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, क्या वह बैल तुम्हारी है, वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हाय तुम फेल हो गए, हे भगवान उसने निरीह पक्षी को मार डाला, वाह कितना सुंदर उपवन है, ओह यह बड़ी नाव तो मैंने देखी ही नहीं थी। तो इन वाक्यों को शामपट पर लिखने के बाद स्पष्ट करें। ठीक है, जो प्रार्थना वाक्य होते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं, उसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, और जो आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता वाले जो शब्द होते हैं या वाक्यांश होते हैं उसमें संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, संबोधन का या आश्चर्य चिन्ह। अब इसमें भी कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिए, जहाँ पर भी विशेष पॉइंट दिए हैं इनको ज़रूर आपको करना है। अब इसमें देखिए क्या बोला है, प्रश्न का चिन्ह ऐसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता जिसमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, जैसे कि कलकत्ता की राजधानी बताओ। यहाँ पे आपको आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क का या फिर प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फिर, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा हो उनमें भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता, जैसे कि आपने क्या कहा, मैंने नहीं सुना, इस तरीके से।
वो नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है फिर मनोविकार सूचित करने में। अगर प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है तो ऐसे स्थल पर भी आश्चर्य चिन्ह ही लगाया जाता है। क्यों री, क्या तुझे सुनाई नहीं देता, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है फिर वाक्य के अंत में प्रश्न या आश्चर्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। अगर किसी भी वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह लगाते हैं तो उसमें पूर्ण विराम का यूज़ कभी नहीं होता। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी जाते जाते, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।